तो स्टार्ट करते हैं। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, ठीक है, सपोज आपने वाटर ले लिया, दिख रहा है आपको, और वाटर में आपने क्या करा, नाइट्रोजन गैस को बबल कर रखा है, नाइट्रोजन गैस को बबल कर रहे हैं, ठीक है, अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर के, किस टेम्परेचर में, 293 केल्विन टेम्परेचर। हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व, कितने मिली मोल्स, मतलब आपको क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स, लेट्स से स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, वुड डिजॉल्व, कितने मोल्स डिजॉल्व होंगे इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, किसका दे रखा है, वाटर का, दिस इज योर वाटर H2O। एज्यूम दैट नाइट्रोजन हैज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ, कितना है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, हाँ इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, दैट इज 0.987 बार, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन क्या है, ये जो वाटर है वाटर के बाहर है, ठीक है, वहां पे उसका प्रेशर कितना है 0.987, वहां से आप क्या कर रहे हो, बाहर से उसको बबल कर रहे हो, तो किस प्रेशर में वो बबल हो रही होगी, दिस प्रेशर में। तो बाहर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा उसके मोल्स कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे या कहाँ डिजॉल्व हो जाएंगे, वाटर में, सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे हमारी कौन हेल्प करेगा, हेनरी लॉ, समझ में आ रहा है, वो बताएगा कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, और मोल फ्रैक्शन में क्या छुपा हुआ है, मोल्स छुपे हुए हैं। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, बस यही हो गया। क्या समझ में आ गया, प्लान बन गया हमारा। चलिए, आपको KH की वैल्यू चाहिए थी, तो KH की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है, 293 केल्विन टेम्परेचर में ही, सेम टेम्परेचर में आपको वैल्यू चाहिए, कितना, 76.8 किलो बार दे रखी है, बार में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या प्लान बन चुका है आपका, हाँ बोलो, हाँ, तो आप क्या लगाओगे, P इजिकल टू KH इंटू काई, काई किसका रहेगा, नाइट्रोजन गैस का, समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ से सबसे पहले काई निकालना है, तो काई क्या हो जाएगा, काई ऑफ नाइट्रोजन विल बिकम P अपॉन K इंटू KH, सॉरी। तो पार्शियल प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन के बाहर कितना है, 0.987 बार, ओके। तो KH की यूनिट भी जो प्रेशर की यूनिट होती है वही होती है, तो लेकिन ये किलो बार दे रखा है तो उसको हमें बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 76.48 इंटू 1000 बार, ठीक है, बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.987 अपॉन 1000 है, तो 7648 1 0 ही लगेगा बस, ठीक है। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, काई की वैल्यू, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं सीधे वैल्यू ही लिख देता हूँ, तो काई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। देखो काई की वैल्यू कैसी आ रही है, बहुत ही छोटी आ रही है, क्योंकि 10 की पावर -5 है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यानी कि डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को आप क्या कर सकते हो, मतलब न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगी विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होगा, और सॉल्यूट क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम डिसॉल्व होंगे। एक चीज़ यहाँ से क्लियर आ जाती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपको पता है काई N2 को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स किसके, नाइट्रोजन के, N माना है, ठीक है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N प्लस, अब वाटर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे, कितना लीटर है वाटर, 1000, तो 1000 लीटर है, तो यानी कि 1 लीटर में कितना kg होता है वाटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg होता है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि 1 लीटर पानी है, यानी कि 1 किलो पानी है, 1 किलो पानी मतलब 1000 kg पानी है, नहीं सॉरी 1000 ग्राम पानी है। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मास अपॉन मोलर मास, 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना आएगा, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 55.55। ये किसके मोल्स हो गए, पानी के, सॉल्वेंट के। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो इसका मतलब जो n है वो बहुत ही कम होगा।
तो यानी कि जो 55.55 है उसके मुकाबले n क्या होगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि n बहुत ही छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर में जो n है। तो यानी कि नीचे वाला जो 55.55 आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसके रिस्पेक्ट में n क्या है, बहुत ही कम है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n अपॉन 55.55, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ से आप n निकाल सकते हो, n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1.29 इंटू 55.55 इंटू 10 की पावर -5, दैट इज कितना आ जाएगा। ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये नेग्लेक्ट करा है तो इसको मेंशन करना पड़ेगा, सिंस n इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 55.55, ठीक है। चलो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.16 इंटू 10 की पावर -4, कितना आएगा, मोल। लेकिन आपको क्या चाहिए, मिली मोल। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी मिली मोल आएगा। क्यों, 1 लीटर इजिकल टू कितना, मिली लीटर, 1000। ऐसे 1 मोल कितना, मिली मोल, 1000 मिली मोल। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बचेगा, 10 की पावर -1। तो डेसिमल एक लेफ्ट चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.716 मिली मोल। क्या आपका आंसर आया, कुछ पूछना तो नहीं यहाँ पे। हमने वो n की वैल्यू हमने वो मानी हुई, n की वैल्यू क्या मानी थी, नेगलेक्ट करी हमने। n की वैल्यू डिनोमिनेटर में, इसके सामने नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे नेगलेक्ट। यहाँ नेगलेक्ट कर लिया तो फिर निकालोगे क्या, फिर क्या मिलेगा आपको, न्यूमरेटर में नेगलेक्ट नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में 55 के सामने। ये नेगलेक्ट कहाँ करेंगे, ऊपर है ही नहीं कुछ ऐसा जिसके सामने इसको नेगलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, इसके सामने बहुत बड़ा एक क्वांटिटी दिख रही है 55.55 की, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसी वजह से ऊपर नेगलेक्ट नहीं करेंगे, किसके सामने, उसको सामने भी तो होना चाहिए कि नेगलेक्ट करोगे, ठीक है। चलो, क्या ये सवाल हो गया, क्या आपको सब समझ में आया। ऊपर जो नाइट्रोजन मतलब सॉल्यूशन के अबव जो नाइट्रोजन का गैस का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो किसके बराबर हो जाएगा, KH इंटू उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा कहाँ पे, सॉल्यूशन में। क्या आपको समझ में आया, बस ये प्लान बन गया और आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ्स कर लोगे ना आप। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ड्राई एयर कंटेन्स 79% नाइट्रोजन है, मतलब ड्राई एयर का जितना भी प्रेशर होगा उसमें 79% किसका प्रेशर होगा, नाइट्रोजन गैस का, और 21% किसका प्रेशर होगा, ऑक्सीजन गैस का। नाउ डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब दोनों के आपको क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शंस, और उन दोनों का क्या ले लेना है, रेशियो, बस यही निकालना है। डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में आपने डिसॉल्व कर रखा है इन दोनों गैसेस को, तो यानी कि पानी में इनका सॉल्यूशन बनेगा, तो पानी में इनके क्या होंगे, मोल फ्रैक्शंस, उन मोल फ्रैक्शंस का क्या लेना है, रेशियो लेना है। एट 1 atm प्रेशर, तो प्रेशर कितना है एयर का, 1 atm, समझ में आ गया। उसमें से 79% किसका होगा, नाइट्रोजन का, और 21% ऑफ 1 atm किसका होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, समझ में आ रहा है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी दे रखा है, 8.54 इंटू 10 की पावर 4 atm एंड 4.56 इंटू 10 की पावर 4 atm, तो KH भी दे दिया। तो दोनों इंडिविजुअल गैसेस के लिए क्या लग जाएगा, हेनरी लॉ लग जाएगा। क्यों, फॉर एनी पर्टिकुलर गैस हेनरी लॉ लग जाता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। क्या समझ में आया। चलिए, तो प्लान आपके पास रेडी है, इसको हम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल प्रेशर कितना है ऑफ एयर, जो कहां पे होगा, ओवर वाटर। तो एक रफ डायग्राम में बना देता हूं, ये क्या है आपका, वाटर है, ठीक है, और ऊपर एयर होगी। एयर से कौन कौन से एंटर हो रहे होंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी गैसेस को नेग्लेक्ट कर रखा है क्योंकि 79 + 21 कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स होंगे या नहीं होंगे, है ना, नाइट्रोजन का भी होगा और ऑक्सीजन का भी इंडिविजुअल प्रेशर्स होंगे, पार्शियल प्रेशर्स अबव द वाटर।
ठीक है, तो टोटल प्रेशर ऑफ एयर ओवर वाटर कितना दे रखा है? 1 atm दे रखा है। ठीक है, तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो PN2 कितना हो जाएगा? दैट इज 79%। किसका? 1 का, 1 atm का। तो कितना हो जाएगा ये? 0.79 atm पार्शियल प्रेशर निकल गया। ऑल्सो पार्शियल प्रेशर ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 21%। तो 21/100 इंटू 1 atm कितना हो जाएगा? 0.21 atm। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर भी पता है और आपको क्या पता है? हाँ, KH भी पता है। काई की वैल्यू तो निकालनी है ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई और अप्लाइंग हेनरीज लॉ। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH टाइम्स काई। किसका काई होगा? नाइट्रोजन का होगा। हमें काई नाइट्रोजन निकालना है, तो काई नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH। अब वैल्यू रख देंगे, तो 0.79 है पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, और KH की वैल्यू कितनी है? 8.54 इंटू 10 की पावर 4, ये गिवन है ऊपर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कितनी आएगी? 9.25 इंटू 10 की पावर -6। गॉट इट? तो ऐसे ही आप किसको सॉल्व करोगे? किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ऑल्सो काई फॉर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन KH फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे KH किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। यहाँ KH किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। तो P ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 0.21 हमने निकाला था, अपॉन KH फॉर ऑक्सीजन कितना है? 4.56 इंटू 10 की पावर 4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4.6 इंटू 10 की पावर -6 आएगा। ठीक है, नाउ अब आपको क्या निकालना है? रेशो निकालना था। ठीक है, तो नाउ काई ऑफ नाइट्रोजन अपॉन काई फॉर ऑक्सीजन, दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो दोनों की वैल्यू कितनी है? 9.25 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 4.6 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएंगे, और ये लगभग इसका कितना है? दुगना है या नहीं है? ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा? दुगना है ना ये, तो 2:1 आ जाएगा। गॉट इट? तो 2:1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ हाँ, इंडिविजुअल गैस का लेंगे पार्शियल प्रेशर, तभी हेनरी लॉ लगेगा। ठीक है, अगर हम उसका वही ले सेम है क्या P मतलब 1 atm? नहीं, ये फॉर्मूला किसके लिए है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर गैस का होता है जो इंडिविजुअल गैस है। जब पार्शियल प्रेशर आप गैस का ले रहे हो तो एयर का क्यों लोगे? एयर का पार्शियल प्रेशर कैसे हो जाएगा? वो तो मिक्सचर है गैसेस का। समझ में आया? हाँ, तो इंडिविजुअल गैसेस का लोगे और इंडिविजुअल का ही मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करें यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या होता है सॉलिड सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका? इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं? आपके सॉलिड्स होते हैं। सॉल्वेंट भी सॉलिड और उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड होता है। बन जाता है ना। आप जैसे ब्रास ले लो, कॉपर और जिंक मिला देते हैं। क्यों? सोने में आप कॉपर मिला देते हो और समझ में आ रहा है, मिलावट नहीं करते हो, तो क्या बन रहा है वो? तो सॉफ्ट होना, लेकिन इसमें तो सॉफ्ट होता है इसे वो मिक्सर कर रहे हो ना, तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। आपको पता चलता है कि नकली सोना है या क्या है ना? तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट, है ना? एक ही फेस दिखेगा। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो पहला टाइप होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट एटम्स जो होते हैं जब आप मिक्स कर रहे हो, तो
कुछ सॉल्यूट एटम्स रिप्लेस करते हैं सॉल्वेंट एटम्स को। कहाँ पे? सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो पिंक कलर के हैं क्रिस्टल लैटिस में, वो किसके पार्टिकल्स हैं? सॉल्वेंट के। उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिख रहा है आपको? और नियरली सेम साइज के हैं। तो ऐसे जो बनता है सॉलिड सॉल्यूशन उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स होते हैं दे शुड हैव नियरली सिमिलर साइजेस। एग्जाम्पल इसके हैं जैसे ब्रास, कॉपर और जिंक। कॉपर 70% होता है तो उसमें जिंक डाल देते हैं 30%। ठीक है, तो 30% जो कॉपर का जो क्रिस्टल लैटिस है उस 30% को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? जिंक के एटम्स ने। क्या समझ में आया? ऐसी ब्रॉन्ज होता है, ऐसी मोनेल हो गया, स्टील हो गया। स्टील कौन किसका बना होता है? आयरन। और आयरन में कौन से एटम्स होते हैं? कार्बन के एटम्स। ऐसे ही आपका एक ये होता है CDS, कैडमियम सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड। तो ये एक मतलब एक सेमीकंडक्टर होता है ये। ठीक है, इससे सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं इस मिक्सचर से। ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है। एक CDS का सॉलिड होगा, उसमें आपने ZnS का क्या डाल दिया? जिंक सल्फाइड के सॉलिड्स डाल दिए। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? अब दूसरे टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन होता है दैट इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो स्मॉल सॉल्यूट के एटम्स होते हैं दे ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब जो वॉइड्स, खाली एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो सॉल्वेंट लैटिस में होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर देख रहे थे आप, ये बीच में स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस, इनको क्या बोलते हैं? वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ इन स्पेसेस को, एम्प्टी स्पेसेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेंगे? सॉल्यूट के स्मॉल एटम्स। वो स्मॉल होंगे तभी ऑक्यूपाई कर पाएंगे, सिमिलर में नहीं कर पाएंगे। क्या समझ में आया? तो स्मॉल सॉल्यूट एटम्स ऑक्यूपाई द वॉइड्स ऑफ द सॉल्वेंट लैटिस। सॉल्यूट एटम्स आर मच स्मॉलर देन द सॉल्वेंट एटम्स। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? टंगस्टन कार्बाइड, W का मतलब टंगस्टन होता है, C का मतलब टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो पैलेडियम एक क्या होता है? मेटल हो गया, उसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, प्लैटिनम में हाइड्रोजन ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया है? जो प्लैटिनम के इंटरस्टिशियल स्पेसीज है उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस तरीके से किस तरीके का सॉलिड सॉल्यूशन मिल रहा है? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या आप देख सकते हो? इसके बाद हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। तो कुछ चीज़ों की हम बात कर लेते हैं पहले, दैट इज इवेपोरेशन। सुना है आपने इवेपोरेशन क्या होता है? जैसे ही आप कोई लिक्विड रख दीजिए किसी वेसल में, ओपन होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसका जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड के, वो क्या हो जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये एक सरफेस फेनोमेना है, सरफेस में होगा, मतलब ऊपर ही ऊपर से मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं, लिक्विड का सरफेस से ही मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं। बॉइलिंग में क्या होता है? बल्क में होता है, बाहर से भी है ना, सरफेस से भी, बल्क अंदर से भी। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इवेपोरेशन क्या होता है? द लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली एस्केप इनटू वेपर। लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? अरे आपको एनर्जी मिल गई, तो लिक्विड सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है ना तो उनको जैसी एनर्जी मिलती है, एक तो लिक्विड से एनर्जी मिल रही है, एक जो हवा आ रही है, गर्म वगैरह जो भी है, वहाँ से एनर्जी मिल रही है, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब वो वाटर के, लेट्स से वाटर मान लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को नीचे के वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या कर रखा है? अट्रैक्ट कर रखा है। समझ में आ रहा है? कौन सी बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए इस मॉलिक्यूल को जो सरफेस में है उसको क्या चाहिए? एनर्जी। उसको बाहर से एनर्जी मिल जाती है गर्म हवा से। क्यों? तो जैसी एनर्जी मिलती है वो ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा या ओवरकम कर लेगा और इस तरीके से एस्केप आउट हो जाएंगे इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। क्या बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप बल्क में देखोगे वहाँ वाटर मॉलिक्यूल को कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा होगा? बहुत सारे। लेकिन सरफेस का देखोगे तो नीचे के मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
नहीं है, लेकिन एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कौन सा? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स उनको खींच रहे होंगे, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे जो सरफेस में जो क्या होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, तो उनको अट्रैक्टिव फोर्स जो उन पे लग रहा है वो बहुत ही क्या होता है, वीक होता है। तो थोड़ी सी एनर्जी मिली तो वो वेपराइज हो जाते हैं। क्या समझ में आई आपको बात? चलिए, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली एस्केप इनटू वेपर, एक सरफेस फेनोमेना होता है। ऐसी कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर मॉलिक्यूल्स रिटर्न टू द, यानी कि गैस से किस में कन्वर्ट हो रहे हो, लिक्विड से। एवापोरेशन में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हो, और कंडेंसेशन में गैसेस फेज से या वेपर फेज से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हो। अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मतलब इन मोशन, कंटिन्यूसली हो रहा है मोशन, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होता है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ इवोपोरेशन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जिस रेट से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट हो रहे हैं, उसी रेट से वेपर के मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं। क्या समझ में आया आपको? तो इससे लिक्विड और वेपर का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है? क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवोपोरेशन हमेशा रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो डेफिनेशन है, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपने समझ लिया है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस। अब देखो, आपने लिक्विड रख दिया है वेसल में, लिक्विड का एक सरफेस होगा, सरफेस से क्या हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है, तो वेपर्स बन रहे होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहेंगे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रहे होंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना, और चलता रहेगा, वेपराइजेशन चलता रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब वेपराइजेशन ऐसा लगेगा जैसे रुक गया है, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब जितने वेपर्स बन रहे होंगे उतने ही कंडेंस हो जा रहे होंगे, जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कंडेंस हो जा रहे होंगे। तो इसमें क्या आ गई, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई। अब और वेपर्स बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि रेट बराबर, तो जितने वेपर बन भी रहे होंगे उतने ही वापस कंडेंस हो जा रहे होंगे। तो अब वेपर्स फिक्स हो गए एट ए गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर में। अब आप जो उन वेपर्स मॉलिक्यूल्स का जब प्रेशर कैलकुलेट करोगे, उसे आप बोलोगे वेपर प्रेशर। उनको मेजर करोगे तो वो जो प्रेशर देंगे वेपर का, उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या आपको समझ में आ गया? तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपने रख दिया, क्लोज्ड वेसल में रख दिया, और वो जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स को आप क्या करोगे, उनका प्रेशर मेजर कर लेना एट ए गिवन टेम्परेचर। कब मेजर करोगे? जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, प्रेशर बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा जब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो उस समय जो मेजरमेंट है प्रेशर का कि अब कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे वेपर्स बन गए हैं। अब कुछ क्या हो रहे होंगे, कंडेंस हो रहे होंगे। जिस रेट से इवोपोरेट हो रहे हैं उसी रेट से कंडेंस हो रहे हैं। तो अब कौन सी सिचुएशन आ गई, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। अब ये जो प्रेशर है वेपर्स का, उसे आप क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। राइट में दिख रहा है ना आपको? हाँ, ऐसी सिचुएशन में ही करना। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेशर आएगा वेपर का, उसे ही हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid surface when the liquid and vapor are in dynamic equilibrium at a given temperature. Now factors affecting vapor pressure. अब vapor pressure ज़्यादा होगा, कम होगा, कौन से factors इन्हें क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, किस पे डिपेंड है वो देख लेते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड को डिस्कस करते हैं। अगर आपका जो लिक्विड है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़े वीक हैं, तो इसका मतलब थोड़ी सा एनर्जी दो तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएंगे और वेपर फेज में एंटर कर जाएंगे, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या समझ में आई बात? तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लिक्विड में के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, वहाँ पे वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे?
ज़्यादा नहीं बनेंगे। अरे उनको लिक्विड स्टेट में कौन बांधे रख रहा है, बाइंड कर रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब अगर आपको थोड़ी एनर्जी मिल गई और वीक फोर्स है तो आप उसे ओवरकम कर जाओगे और कहाँ एंटर कर जाओगे? वेपर में। तो बहुत सारे वेपर्स बनेंगे, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर होगा लिक्विड का तो हाई वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा एट ए गिवन टेम्परेचर एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे तब क्या होगा? कम मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में एंटर करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा, तो लो वेपर प्रेशर होगा। जैसे एग्जांपल, ईथर को अगर आप ऐसे रखोगे तो ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? बहुत ही कम। तो बहुत सारे वेपर्स बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ईथर का। अल्कोहल की लेंगे तो उसका ईथर से कम होगा लेकिन वाटर से ज़्यादा। और वाटर का अगर वेपर प्रेशर देखेंगे तो अल्कोहल और ईथर से कम आएगा। वाटर का कम क्यों आया इनके रिलेटिव में? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है। क्या समझ में आई बात? चलिए अब हम टेम्परेचर का देखते हैं। अभी कौन सा फैक्टर हमने देखा जो अफेक्ट कर रहा है वेपर प्रेशर को? नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखना है हमें। दूसरा है टेम्परेचर। चलो अब टेम्परेचर की बारी आ गई। देखो, अगर आपने टेम्परेचर रेज करा, बहुत ज़्यादा हीट दे दी, तो हीट देने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो अपने बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर जाएगा और कहाँ एंटर कर जाएगा? वेपर फेज में। तो बहुत ज़्यादा क्या बन जाएंगे? वेपर बन जाएंगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, और वो वेपर फेज में एंटर कर रहे हैं, तो मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई आपको? चलिए अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्ट्स लॉ। ये जो राउल्ट्स लॉ है ये एप्लीकेबल है टू वोलेटाइल सॉल्यूशंस। मतलब वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। समझ में आ रहा है? और दोनों कैसे होनी चाहिए? वोलेटाइल होनी चाहिए। तो वहाँ पे आप वोलेटाइल मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिली, टेम्परेचर बढ़ाया और वो किस में कन्वर्ट हो गए? वेपराइज हो गए। मतलब दोनों के वेपर्स बनेंगे। दोनों के क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। क्या समझ में आया? हाँ, तो ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो वोलेटाइल होनी चाहिए। मतलब आपने रख दिया तो आपको पता है इवेपोरेशन तो होता ही है, तो सॉल्यूट भी वो आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट भी यहाँ पे क्या है? लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन में। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? वेपराइज होंगे। दोनों के ही क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। तो वहाँ पे आप राउल्ट्स लॉ को करेंगे। तो वोलेटाइल सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। चलिए स्टेटमेंट क्या है इसको पढ़ लेते हैं। क्या आपको दिख रहा है? द पार्शियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर में हम बात करेंगे। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या कहता है? थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। ये कहता है द पार्शियल नहीं मान रहा है। ये क्या कहता है? आपका क्या है? लेट से मैं यहां फिगर बना देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने एक लिक्विड ले लिया, वोलेटाइल लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके वेपर्स होंगे, है ना? और मैंने क्या करा, यहां पे एक और लिक्विड ले लिया, सॉल्यूट। दिख रहा है? तो इसके भी क्या होंगे? वेपर्स होंगे, है ना? क्या समझ में आपको आई ये बात? तो ये जो सॉल्यूशन का सरफेस है उसके ऊपर सॉल्यूट के भी वेपर्स होंगे और सॉल्वेंट के भी क्या होंगे? वेपर्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई?
इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन है ये, इट इज़ अ सॉल्यूशन फेज, और ये सॉल्यूशन फेज मान लेते हैं, इसको सॉल्यूशन फेज कहेंगे, और इसको बोलेंगे वेपर फेज, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्या होंगे, वेपर्स होंगे, तो इसको हम वेपर फेज बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब मैं ऐसा कहता हूँ, लेट से एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए, तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जैसे एक कंपोनेंट ए ले लिया आपने, दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कंपोनेंट ए ले लिया, तो इसका पार्शियल प्रेशर कहाँ देखने को मिलेगा, वेपराइज हो गए ना इसके मॉलिक्यूल्स, वेपर फेज में देखने को मिलेगा। वहां पे इसका क्या होगा, प्रेशर होगा, कितना होगा, पीए, और बी के भी वेपर्स होंगे तो उनका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पीबी मान लिया। तो ये राउल्स लॉ बोलता है कि अगर आप किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर देखोगे तो वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपका होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। जैसे आप ए लेते, एक अकेले लेते, इंडिविजुअल ए कंपोनेंट लेते, और वो वेपराइज होता और उसका वेपर प्रेशर आप मेजर कर लेते। समझ में आ रहा है? तो उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। ऐसे आप बी का प्योर कंपोनेंट लेना है तो अलग से लो, उसके वेपर्स मिलेंगे और उनका वेपर प्रेशर आप मेजर करोगे तो इसको बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी। अब यहाँ पे मिक्सर हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट जब वो था उस समय जो वेपर प्रेशर था उससे हमेशा कम आएगा, तो ये पीए नहीं होगा। तो प्योर कंपोनेंट वाला जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम पीए नॉट से दिखाएंगे। दिख रहा है आपको पीए नॉट? तो इसने क्या बोला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए विल बी इक्वल टू इट्स पार्शियल प्रेशर जब वो प्योर कंपोनेंट था, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। इस सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन होगा, लेट से हम मान लेते हैं काई ए, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना मान लिया, काई बी, मल्टीप्लाइड बाय काई ए। ऐसे ही कंपोनेंट बी को देखो, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा वेपर फेज में, कंपोनेंट बी का, वो इसका जो प्योर कंपोनेंट वाला वेपर प्रेशर होगा पी बी नॉट, उसको ले लेना, वो हमें पता होगा ऑलरेडी, पहले से मेजर करा होगा, इनटू उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या है। बस ये कहता है राउल्स लॉ। क्या समझ में आया? तो राउल्स लॉ क्या कहता है, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट ले लो सॉल्यूशन में और उनके जो वेपर्स बने उनका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो हमेशा उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर टाइम्स या मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में है उस कंपोनेंट का, उसके बराबर होगा। क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया पूरी चीज, है ना? चलिए अब टोटल वेपर प्रेशर की बात करूंगा। तो अभी आप देख रहे हो ऊपर वेपर्स बने, किस किस के वेपर्स हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। तो दोनों के पार्शियल प्रेशर को जब आप ऐड करोगे तो वेपर फेज का क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। क्या मानते हो या नहीं मानते हो? ऐसे ही मानोगे? चलो देखो, तो अब हम टोटल वेपर प्रेशर निकालने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो भी आपका इंडिविजुअल गैसेस हैं अगर वो रिएक्ट नहीं कर रही है तो उनके जो पार्शियल प्रेशर है उनको अगर आप सम करते हो तो वो आपको क्या देते हैं, टोटल प्रेशर देते हैं। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, तीन होते तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हो जाता है। अच्छा आपको पता है पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए नॉट इंटू काई ए, एंड पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी नॉट इंटू काई बी। क्या हम पी ए और पी बी की जगह ये रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो टोटल प्रेशर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो पी टोटल मतलब क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। अच्छा अब आपको एक चीज पता है कि आपको मिल चुका है फॉर्मूला। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको काई एक सेकेंड, आपको काई ए प्लस काई बी पता है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे हमेशा कितना आएगा, 1। तो काई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई बी। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस काई बी। दिख रहा है आपको? फिर प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काई बी प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। मानते हो इस बात को? हाँ। अब
इसके बाद हमने पी ए नॉट अलग से ले लिया, इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, काई बी। पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, तो क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। अरे पॉजिटिव वाला पहले लिखो, नेगेटिव वाला बाद में लिखो। तो काई बी कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। क्या आपको ये दिख रहा है? तो ये आपका एक रिलेशन आ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल प्रेशर, देखो पी ए नॉट और पी बी नॉट हमेशा कांस्टेंट रहेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस में आपने क्या करा, ए कंपोनेंट ले लिया अलग से, ए कंपोनेंट वाला लिक्विड, तो उसके वेपर प्रेशर हमेशा उस टेम्परेचर में सेम ही आएगा। ऐसे ही पी बी नॉट भी उसी टेम्परेचर में हमेशा क्या आएगा, जब वो प्योर कंपोनेंट आप लोगे तो सेम ही आएगा। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट। इसका मतलब टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, काई बी पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर काई बी की जगह 1 माइनस काई ए रख दोगे तो किस पे डिपेंड कर देगा, किस पे डिपेंड करेगा, काई ए पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? अगर इनसे वो चेंज हो तो अगर इनसे टेंपरेचर चेंज, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पी ए नॉट चेंज हो जाएगा, पी बी नॉट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उससे फिर टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर पे ही तो आपका वेपर प्रेशर डिपेंड है। जैसे अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जो अभी वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। जैसे आप टेम्परेचर 100 डिग्री कर दोगे तो उस समय वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वाटर का कितना, उस समय बॉइलिंग हो जाती है। तो बॉइलिंग तभी होती है जब वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो सराउंडिंग प्रेशर है उसके। सराउंडिंग प्रेशर कितना है, 180 एम। तो उस समय जब बॉइलिंग होती है वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस में, उस समय जो वेपर्स बनते हैं तो वेपर प्रेशर की वैल्यू 180 एम पहुंच जाती है, तभी आपकी बॉइलिंग स्टार्ट होती है। क्या समझ में आया? तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो वैल्यूज सारी अलग हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्या यही चीज कहता है वो? यही चीज तो कहता है। P इजिकल टू क्या बोला उसने, पी ए नॉट इंटू आई ए। और आपको पता है फॉर ए गिवन टेम्परेचर पी ए नॉट क्या कांस्टेंट, तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? सिमिलरली पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी। क्या चीज़ समझ में आई? हाँ, टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली विद कंपोजिशन। कंपोजिशन के साथ कैसे वेरी करेगा, लीनियरली। मतलब कंपोजिशन मतलब कितना मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स का। तो अगर आपने कंपोनेंट बी ले लिया और ये टोटल वेपर प्रेशर है, तो दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर। अगर इसको y मान लोगे, इसको क्या मान लोगे, x मान लोगे, तो कैसा x है, लीनियर। y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल। अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम यहाँ आते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं जैसे ये है। यहीं पे आपको समझा देता हूँ। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से P इजिकल टू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट टाइम्स काई बी प्लस पी ए नॉट। क्या ये चीज़ दिख रही है आपको? अब अगर मैं टोटल, ये टोटल है, टोटल वेपर प्रेशर, इसको y मान लेता हूँ और काई बी को मैं x मान लेता हूँ। इसको मैं x एक्सिस में दिखाऊंगा काई बी को। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, ये m हो गया, प्लस ये भी कांस्टेंट है c। कौन सी इक्वेशन बन गई, y और x में कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? लीनियर क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है। गॉट इट? तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये y हो गया और ये एम एक्स प्लस सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया पी टोटल और कंपोजिशन में कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा।
चलिए अब हम आते हैं वेपर प्रेशर का ग्राफ में। तो वेपर प्रेशर ग्राफ, द ग्राफ शोज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, किसका दिखा रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेज एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीजेज। अगर आप देख रहे हो, अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में अगर मोल्स कम होंगे किसके? कंपोनेंट ए के, तो उसके वेपर्स भी कम बनेंगे। तो जैसे जैसे मोल्स कम होंगे उसका मोल फ्रैक्शन भी कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी वेपर फेज में कम होगा। तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाला ग्राफ, तो ये किसका ग्राफ है? ए का। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए स्टार्टिंग में कितना होगा? जब वो अकेला था, काई ए जब 1 है, इसका मतलब काई भी 0 होगा, तो उस समय प्योर कंपोनेंट ए ही होगा, उस समय उसका पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम होगा पी ए नॉट के। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वाला हो जाएगा पी ए नॉट। क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ओके। अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन काई ए का कम होता जाएगा तो किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा? काई बी का, क्योंकि ए कम हो रहा है तो इसका मतलब बी मिक्स हो रहा है, तो बी ज़्यादा होता जा रहेगा। तो ए का कम मोल फ्रैक्शन इस तरफ कम होता जा रहा है, देखो काई ए नॉट बन जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि इनमें कैसा रिलेशन है? लीनियर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे लिखते हो आप? पी ए नॉट इंटू काई ए। गॉट इट? तो आपको पी ए और काई ए में रिलेशन चाहिए, तो पी ए नॉट आपका कांस्टेंट होता है, तो पी ए इज क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। तो ये कौन सी इक्वेशन में फिट हो रहा है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स, और ये कैसी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन। क्या ये समझ में आया आपको? तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे ही स्टार्टिंग में लेट्स से काई बी कितना है? 0 है, ठीक है। धीरे धीरे करके मोल फ्रैक्शन काई ए का कम हो रहा है तो काई बी का बढ़ेगा, तो उसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर, क्योंकि पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी, तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स पे फिट आ रहा है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन इस समय पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, काई बी के बढ़ रहे हैं, तभी तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन आपके ज़्यादा होंगे तो आपके वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे, तो आपका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और इक्वेशन कैसी बनेगी? वाई इज इक्वल टू एम एक्स, लीनियर, तो ऐसी होगी। लेकिन टोटल क्या होता है? P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो टोटल वेपर प्रेशर दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर, तो P टोटल कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। और अभी मैंने बताया था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो कंपोजिशन के साथ हमेशा कैसा होता है? लीनियर। तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, एक लीनियर लाइन, एक लाइन बनेगी। दिख रहा है आपको ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। हाँ, तो ये किसकी आ गई? टोटल वेपर प्रेशर। अच्छा, अगर आप टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू मेरे को बता सको तो पी टोटल कितना आया था? इसको लिखना है, दैट्स ये वाला, है ना, या फिर ये वाला लिख लो, या इसको लिख लो, ये ठीक रहेगा। गॉट इट? तो पी बी हाँ सेम ही है, थोड़ा रीअरेंज करा था मैंने। तो क्या था? पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, फिर क्या था? काई बी प्लस पी ए नॉट। क्या यही है? पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काई बी प्लस पी ए नॉट। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये वाली सिचुएशन देखो, यहाँ पे काई ए कितना है? 1, काई बी कितना है? 0। तो काई बी अगर मैं 0 रख दूँ, ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, तो क्या होगा? पी टोटल की वैल्यू कितनी होगी? पी ए नॉट, पी ए नॉट ही है इस पॉइंट पे। अगर सपोज इस पॉइंट पे देखना है, काई ए कितना है? 0, काई बी कितना हो जाएगा? 1। काई बी अगर आप 1 ले लेते हो तो ये पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट, पी ए नॉट कैंसिल, तो क्या बचेगा? पी बी नॉट बचेगा इस इक्वेशन में। और जब पी बी नॉट बच रहा है तो यानी कि काई बी 1 में आपका क्या होगा? क्या वैल्यू होगी? पी बी नॉट। तो 2 पॉइंट मिल गए, कभी भी लाइन बनानी है तो 2 पॉइंट आपको चाहिए, तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, इनको ज्वाइन कर लो, तो ये किसका ग्राफ मिल जाएगा? पी टोटल वर्सेस कंपोजिशन, आइदर काई ए और काई बी, चाहे काई ए रखो चाहे काई बी रखो, यही ग्राफ आपको मिलेगा। क्या समझ में आया? और आपने पहले ही पता कर लिया था कंपोजिशन के साथ पी टोटल हमेशा कैसा ग्राफ बनाता है? लीनियर, ऐसा बना। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे पी ए नॉट की वैल्यू पी बी नॉट से क्या है? कम,
तो बताओ कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा लिक्विड, ए या बी? ये बी ज्यादा वोलेटाइल होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो उसके वेपर ज्यादा बने होंगे उस पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर में। समझ में आया? इसलिए पी बी नॉट यहाँ पे दिख रहा है, पी ए नॉट यहाँ पे दिख रहा है। सपोज वोलेटाइल ए हो जाएगा और बी कम वोलेटाइल है, तो पी ए नॉट ऊपर उठ जाएगा, यहाँ पे इधर पहुंच जाएगा पी ए नॉट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पी ए नॉट यहाँ पहुंच जाएगा और पी बी नॉट कहाँ पहुंच जाएगा, थोड़ा कम इधर। तो अब लीनियर ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। क्या समझ पा रहे हो आप, है ना? हाँ, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कहीं आप भूल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर पार्ट्स, हेयर A is less volatile than B। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये केस कब आएगा, जब A कंपोनेंट आपका लेस वोलेटाइल है देन B कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक फिगर वापस इसको देखो। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ए के भी वेपर्स हैं और बी के भी वेपर्स हैं। अगर आप यहां पे क्या करते हैं, अगर आप यहां पे मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में, तो ए के भी वेपर्स है, बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पे लेट से मैं वेपर मान लेता हूं y1, वेपर मोल फ्रैक्शन कितना मान लेता हूं y1, क्योंकि काई 1 या काई ए नहीं मान सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है काई ए काई बी। तो यहाँ पे काई ए काई बी नहीं मान सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इनके मोल्स होंगे वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट के। तो मैं क्या मान लूंगा, वाई ए एंड वाई बी मान लूंगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो कंपोजिशन में हम किसकी बात करेंगे, हाँ कंपोजिशन में हम बात करेंगे उनके मोल फ्रैक्शन की वेपर फेज में। क्या समझ में आई बात? चलिए, तो if y1 and y2 are the mole fractions of the two components in the vapor phase, समझ में आया? Then according to Dalton's law पार्शियल प्रेशर क्या है, वही कहता है कि आपका जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है वेपर फेज में, अगर आप उसको उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा उस कंपोनेंट का। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? जैसे आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है कौन से फेज में, कौन से फेज में निकालना है, वेपर फेज में। तो आप टोटल वेपर प्रेशर को उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको निकालना है जैसे वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, कंपोनेंट 1 का, तो उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं वहाँ पे, y1 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, p टोटल, p मान लिया लेट से। ऐसे ही p2 पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा वेपर फेज में, y2 टाइम्स p। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, y1 इजिकल टू p1 अपॉन p, दिख रहा होगा आपको? ठीक है, ऐसे ही y2 आ जाएगा p2 अपॉन p। अच्छा, अगर अब मैं आपको इन दोनों, क्योंकि दो ही कंपोनेंट, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं मोल फ्रैक्शन को, तो हमेशा कितना आएगा, दो ही कंपोनेंट है, दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करूंगा तो हमेशा कितना आएगा, 1। तो y1 की वैल्यू कितनी है, p1 अपॉन p, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, p2 अपॉन p, दैट इज 1। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी p1 प्लस p2। ये आपको याद है p टोटल हम कैसे लिखते थे, इसी तरीके से लिखते थे, है ना? चलिए, तो इस जो ये y1 और y2 से भी हम कहाँ पहुंचे, उसी कंक्लूजन में जहाँ पे हमने क्या लिखा था, वो डाल्टन्स लॉ लिखा था, p टोटल इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रिमेंबर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर हमेशा किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, इसको आपको याद रखना है।
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।